नमस्कार, आपका स्वागत है 30 आर्ट्स में। आज मैच हुआ सीएसके और कलकत्ता नाइट राइडर्स के बीच। कलकत्ता नाइट राइडर्स इतने समय से अनबीटन चल रही थी, लेकिन हुआ वही जो हम देखना चाहते थे। जी हाँ, वो गई चिपॉक के स्टेडियम में, और चिपॉक माना जाता है सीएसके का गढ़, और वहां से हार कर लौटी है। तो वही अगर सीएसके की बात की जाए तो उन्होंने पिछले 2 मैच हारे थे, लेकिन जैसे ही वो अपने घर गई, फिर से उन्होंने अपने जीत का स्वाद चखा। इस मैच के बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं किशन सिंह आए हैं, सचिन जुड़े हुए हैं, हर्षित है और उपेंद्र थापक है। आप सभी का स्वागत है। ठीक है। किशन, सबसे पहले आप ये बताइए कि जो केकेआर की टीम है, उनका बैटिंग लाइनअप कितना ज्यादा लंबा है। हम बात करते हैं, जब केकेआर की बैटिंग जब चलती है तो हम 180 190 का स्कोर नहीं सोचते। हम सोचते हैं कि 200 से 250 का स्कोर बनेगा। लेकिन आज अचानक से सीएसके के खिलाफ इतना बड़ा कोलैप्स हो जाना, इस पर क्या कहेंगे आप? जी देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले हम जब केकेआर की बैटिंग की बात करते हैं तो हमें वो शुरुआत से लेकर अंत तक वो सुपरस्टार्स नजर आते हैं। अंधे रसेल, हमें रिंकू सिंह, हमें फिल सॉल्ट नजर आते हैं। लेकिन हम बात भी कर रहे हैं चेपॉक की, जहाँ पे हम सबको पता था शुरुआत से ही कि जो पिच है वो स्लो रहेगी। और ये वही पिच थी जिस पर पहला मैच खेला गया था। हम देखें तो पहले मैच में जब सीएसके और आरसीबी का मैच हुआ था तो पिच में उछाल थी, बाउंस था। लेकिन अब जैसे तीसरा मैच हुआ जब यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं वो गायब हो गया और पिच बिल्कुल स्लो हो गई। आप पावर प्ले से शुरू करें अगर केकेआर की इनिंग्स को लेके, तो पावर प्ले में करीब 54 रन बने थे। और अगर चौके छक्के की बात करें तो करीब 7 चौके और 3 छक्के लगे थे। तो पावर प्ले का जो दिक्कत उनकी पहले होती थी नारायण के फॉर्म में आने के बाद, अब वो नहीं थी। लेकिन जैसे ही 7वां ओवर आया, रविंद्र जडेजा वापसी कर रहे थे अपनी गेंदबाजी में, पहला ओवर की पहली गेंद पे उन्होंने विकेट ले लिया और उस ओवर में 2 विकेट ले लिए। उसके बाद 6 ओवर से लेकर 15 ओवर तक सिर्फ 1 या 2 चौके लगे थे। अब आप मुझे बताइए, जिस टीम के इतने कम रन बने इस पूरे फेज में, मिडिल ओवर जो सबसे क्रुशियल माना जाता है एक इनिंग्स का, उसमें आप उन्होंने उनको बांध के रखा। और फिर हम जब डेथ ओवर्स में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रिंकू सिंह आएंगे, रसेल आएंगे और हमें आंद्रे अंदर गेंद बाहर दिखेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। क्योंकि आखिरी 5 ओवर में चेन्नई के गेंदबाजों ने 19 कटर्स डाली, स्लोअर बॉल्स डाली। अब इस पिच पे इतना आसान नहीं था, बॉल नहीं आ रही थी बैट पे, और सिर्फ 28 बनाए 4 ओवर में और 4 विकेट खो दिए। तो कहीं ना कहीं इसमें कोई, अगर आप ये सोच कर आए थे कि 250 रन बनेंगे, तो कहीं ना कहीं आप सोच के ही गलत आए थे इस मैच में, क्योंकि ये उस तरह की पिच थी ही नहीं शुरुआत से। स्कोर 15-20 रन ही कम रह गए, 160 की विकेट थी। अगर वो बेहतर अप्लाई करते 20 ओवर में, खास करके नहीं कप्तान जो थे श्रेयस अय्यर, मुझे लगता है कि वहां थोड़ी सी चूक हो गई इनसे। ठीक है। मैं आपको बस करेक्ट कर दूं कि 56 56 रन बने थे 6 ओवर में। और जैसे कि किशन ने बताया कि आपको बता दें कि 7वें ओवर से लेकर अगर आप 15वें ओवर तक देखेंगे तो सीएसके के पूरे स्पिनर्स ने डाले हैं। और यही एक गेम चेंजिंग फेज रहा केकेआर के लिए, कि वहां से अब रन उन्होंने लीक ही नहीं किया। कितने कम रन वहां पर दिए हैं। ये बताइए कि उपेंद्र थापक, क्या जो केकेआर की टीम ने एसएस गलत किया था उस पिच को, या फिर जो उनका ओवर एग्रेसिव जो नेचर हो रहा था बैट्समैन का, वो इस मैच को लेकर गलत था यहाँ पर? देखिए, चेन्नई की जो पिच है उसके बारे में अगर बात की जाए तो जो भी टीम वहां जाती है ये ओपन में है कि वहां की पिच कैसे वर्क करती है। एक एक आध मैच ऐसा हो जाता है जिसमें पिच अलग तरीके से बर्ताव करती है, लेकिन इस मैच में कोलकाता को भी ये पता होगा। कोलकाता की टीम में या मैनेजमेंट में आप ये नहीं कह सकते कि वो उन्होंने पिच देखी ही नहीं होगी या उस पर कोई बात ही नहीं हुई होगी। उन्होंने प्रॉपर तरीके का उसका असेसमेंट किया होगा। लेकिन कोलकाता में लगातार कोशिश की। उन्होंने, ऐसा नहीं है कि रन बनाने की कोशिश नहीं की। फिलिप सॉल्ट आउट हो गए, लेकिन उसके बाद नरेन ने भी टिक कर खेलने की कोशिश की। भले ही उनका मतलब ऐसा ही रहता है कि वो आते हैं शॉट मारते हैं, लेकिन उन्होंने भी कोशिश करी। लेकिन दिक्कत वही है कि जब बैट पे बॉल नहीं आ रही हो तो आप कितनी भी कोशिश कर लें, रन नहीं बनते हैं। चेन्नई की पिच वैसे भी स्लो स्कोरर मैच के लिए जानी जाती है, तो यही कोशिश इन्होंने भी की। लेकिन आप देखें तो सॉल्ट का पहली बॉल पे गोल्डन एग पे वो आउट हो गए। नरेन जब ऊपर आते हैं तो उन्होंने कोशिश की, लेकिन जैसा कि हम प्री मैच कन्वर्सेशन में बात कर रहे थे कि महेंद्र सिंह धोनी क्रिस गेल को जल्दी आउट करने के लिए सबसे पहले स्पिनर्स का सहारा ले लेते थे। 6 ओवर्स तक उन्होंने स्पिनर का सहारा नहीं लिया। उन्होंने, जो फास्ट बॉलर्स थे उन्होंने बॉल डाली, लेकिन 7वें ओवर में जैसे ही जडेजा आए उन्होंने नरेन को आउट कर दिया।
तो यहाँ पे ये चीज हमें देखनी होगी कि रन बनते हैं, रन साथ में जो विकेट हैं वो उसके हिसाब से गिरे भी। क्योंकि कोलकाता की टीम के साथ दिक्कत यही रही कि पिच का असेसमेंट तो सही था लेकिन बॉल बल्ले पे आई ही नहीं। किसी भी खिलाड़ी को आप देखें तो सब हाईएस्ट स्कोरर श्रेयस अय्यर ही रहे 34 रन बना के, जो भारतीय टेस्ट टीम में भी हैं, तो उन्हें एक स्पिन खेलने का एक अच्छा खासा अंदाज है। तो यही है केकेआर चेन्नई के लिए। कोलकाता के साथ। हाँ सॉरी, केकेआर के लिए। जी। 34 रन है। सचिन जी ये बताइए कि जब आपके पावर प्ले में 56 रन चढ़ गए हो और वो भी ऐसे पिच पर जहाँ पर बॉल बैट पर नहीं आ रही थी, हालांकि ये बताया गया है कि पावर प्ले तक पिच ने अच्छा परफॉर्म किया, बैट पे बॉल आ रही थी, लेकिन पावर प्ले के बाद एक तरीके से इसने अपना नेचर बदलना चालू कर दिया। तो क्या जो रघुवंशी ने शॉट खेला और जिस तरीके से आपके सुनील नारायण आउट हुए और आपके वेंकटेश अय्यर भी आउट हुए, उन्होंने ज्यादा ही ओवर एग्रेसिव नेचर शॉट्स खेलने चालू किए, इसमें पिच की कोई गलती नहीं थी। इस चीज को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि आपके इतने रन्स बन चुके हैं और बस कुछ और ही रन्स बनाने आगे आपको, लेकिन इस तरीके के शॉट्स खेलना आपकी टीम के लिए ही घातक है। हाँ देखिए सजल, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि थोड़ी सी और मैच्योर इनिंग्स हो सकती थी। क्योंकि देखिए सबसे पहले बात करूं मैं फिलिप सॉल्ट की। बाहर आती गेंद को छेड़ना और पॉइंट के ऊपर से मतलब इतनी जल्दी पहली गेंद पर मुझे नहीं लगता कि ठीक होता। फिर तुषार देश पांडे आए थे, थोड़ा सा समय ले सकते थे वो, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेलते, एक आध ओवर खेलते, तो मुझे लगता है कि ये टीम का हाल नहीं होता। और देखिए पावर प्ले में अच्छा खेला केकेआर ने, बट उसके बाद रविंद्र जडेजा को आते ही आड़ा मारना, मुझे लगता है कि थोड़ी सी और मैच्योर इनिंग्स होती तो केकेआर का ये हाल नहीं होता। और बात करें जैसे श्रेयस अय्यर की, अय्यर थोड़ा सा और मुझे लगता है कि अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलते तो टीम 160 165 पहुंच जाती और ये फाइटिंग स्कोर था। बाकी देखिए चेन्नई के बॉलर्स की तारीफ करनी पड़ेगी क्योंकि उन्होंने केकेआर के बैट्समैन को सेटल होने नहीं दिया, और कहीं ना कहीं देखिए ये मैच का टर्निंग पॉइंट रहा। हाँ ठीक है। आपको बता दें कि श्रेयस अय्यर ने पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा है कि हमने जो पिच है उसको गलत तरीके से असेस किया था। हमें ये उसी तरह की पिच है जो कल भी दिखाई गई थी, कल के मैच में, कि बाहर से दिख रही फ्लैट विकेट है, लेकिन खेलने पर ये अलग ही यहाँ पर परफॉर्म कर रही है पिच। ये बताइए कि हर्षित जी, कि श्रेयस अय्यर की हम बात करते हैं कि उन्होंने 32 बॉल पर 34 रन बनाए, लेकिन अगर वहीं दूसरी जगह अगर हम देखें, सीएसके के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने भी 58 पे 67 रन बनाए, तो स्ट्राइक रेट दोनों का उतना खास नहीं है। क्या ये श्रेयस अय्यर को पहले से पता चल गया था कि इस पिच पर शॉट्स नहीं लगने वाले, मुझे इस इनिंग को एंकर करना है? ये बताइए। बिल्कुल साजल जी, बात की जाए तो ऋतुराज गायकवाड़ ने पोस्ट मैच यह कहा है कि यहाँ पे 160 65 रन मतलब मुश्किल हो सकते थे हमारे लिए, और मतलब जब स्कोर 140 का हो तो मैं क्यों रिस्क लेके मतलब टीम को मुसीबत में डालता। तो ये दोनों टीमों को पता था कि पिच किस तरीके से बिहेव कर रही है, पिच ट्रिकी है, ये दोनों कप्तानों ने बोला। तो श्रेयस अय्यर को भी पता था, श्रेयस अय्यर वही कर रहे थे कि लगभग लगभग एक एंकर इनिंग खेल के 160 165 के करीब टीम को ले जाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य से आज केकेआर के साथ वो हो नहीं पाया। शायद श्रेयस अय्यर को लास्ट में थोड़ा और यदि तेज से खेलते थोड़ा लास्ट लास्ट में तो स्कोर हो सकता था, लेकिन आज दुर्भाग्य रहा केकेआर का कि असेसमेंट में दिक्कत हुई और गलत शॉट उनको भारी पड़ गए। लेकिन यही 160 का टोटल भारी पड़ सकता था, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ ने पोस्ट मैच में यह कहा है कि पिच ट्रिकी थी और मैं अपनी टीम को मुसीबत में नहीं डाल सकता था गलत शॉट खेल के। तो ये तो ऋतुराज गायकवाड़ की एक कप्तानी पारी में कहूंगा। और जो अपन बात कर रहे थे पिछले मैच में भी क्वेश्चन आए थे कि ऋतुराज गायकवाड़ पे क्या कप्तानी बोझ हो रही है, तो वो आज सभी सवालों का जवाब भी ऋतुराज गायकवाड़ ने दिया है एक बहुत शानदार पारी खेलकर। ठीक है। इस जीत के पीछे रहे सीएसके के स्पिनर्स। अगर मैच के पहले बात की जाए तो इस लीग में हर टीम के स्पिनर्स के विकेट, स्पिन डिपार्टमेंट के विकेट देखे जा रहे थे। जब चेन्नई वहां पर स्टैंड करी थी सेकंड लास्ट पे, उस टाइम 4 मैचों में इनके स्पिनर्स से सिर्फ और सिर्फ 4 विकेट लिए थे। अब इस मैच में इन्होंने शायद 4 और लिए हैं, हाँ तो 4 और लिए तो 8 विकेट हो गए। अब वो तीसरे नंबर पर आ चुकी है, तो पहले में गुजरात है, राजस्थान है, अब तीसरे में है आपके चेन्नई। इसके बारे में बताइए किशन, कितना ज्यादा इफेक्टिव रहा जो स्पिन डिपार्टमेंट है सीएसके का केकेआर के खिलाफ?
जी देखिए, अगर नंबर्स की बात करें तो जो चेन्नई की तीनों स्पिनर्स ने कुल 9 ओवर फेंके थे, उन्होंने उसमें सिर्फ 50 रन खर्च किए हैं। और ये उन ओवर्स की मैं बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल मैच को या तो बना देते हैं या तो बिगाड़ देते हैं, मिडिल ओवर्स। और रही बात चेन्नई की स्पिनर्स को क्या खास बनाता है, एक तो ये चेपॉक में मैच हो रहा था, ऊपर से अगर आप उनकी लाइन और लेंथ देखें, आप जडेजा को देखें, वो बिल्कुल रूम नहीं देते आपको। उस 99 और 100 के बीच की रफ्तार जो थी आज बिल्कुल परफेक्ट थी इस पिच के लिए, कि आपको पिच में पेस नहीं है, आपको खुद शॉट बनाना है, लेकिन अगर आपको वो रूम नहीं दे रहे हैं तो आप कहाँ से खेलेंगे। और यही बात पथिराना के लिए भी थी। पथिराना ने भी बिल्कुल वो जब आप देखें कि लेफ्ट हैंडर्स को जब वो बॉलिंग कर रहे थे, उन्होंने मिडिल स्टंप से लेके फिर वो जो ऑफ स्टंप का जो एरिया है उसको बड़े अच्छे से एक्सप्लॉइट किया। और खासकर रिंकू सिंह, जब वो हम जानते हैं रिंकू सिंह को कि अगर वो शुरुआत में आते हैं और उनकी एक दो हिट्स लगती हैं तो फिर वो क्या कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने वो लगने ही नहीं दी। तो कहीं ना कहीं जो इनकी जो प्लानिंग थी और उसके ऊपर जो एग्जीक्यूशन था, इस पिच को बेहतर समझा। और चूंकि अब नारायण की बात करेंगे, अगर बाद में आप चक्रवर्ती की बात करेंगे, तो उनके पास कुछ था नहीं बचाने को। अब टू बी ऑनेस्ट कि 137 रन T20 क्रिकेट में जब सामने की टीम में ऐसे से बल्लेबाज हों, खासकर शिवम दुबे, जिनका इस सीजन में स्ट्राइक रेट जो स्पिनर्स के अगेंस्ट 193 का रहा है, और आपने देखा कैसे उन्होंने जो सामने वाला पैर टिका के करीब 90-92 मीटर का छक्का मारा था सेकेंड ईयर में। तो कहीं ना कहीं सीएसके के स्पिनर को दाद देनी पड़ेगी। और हम हमेशा बल्लेबाज की गलतियां निकालते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज हमें पूरा क्रेडिट जो है वो गेंदबाजों को देना चाहिए कि उन्होंने किस तरह से इसको समझा और अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट किया था। उपेन जी, ये बताइए कि आज हम दोपहर में बात कर रहे थे कि जडेजा उतना कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं। बल्ले से उनके रन आ रहे हैं, लेकिन जो जिस नंबर पर उतरते हैं उसके हिसाब से रन वैसे नहीं आ रहे। और बॉलिंग की भी हमने बात की थी कि विकेट्स नहीं आ रहे, लेकिन आज उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया। आज उन्होंने स्पिन डिपार्टमेंट को और जो अपने सीएसके के बॉलिंग डिपार्टमेंट है उसको उन्होंने लीड किया। और वही एक मेन रीजन थे जिन्होंने सबसे पहले ओवर में 2 विकेट लिए, और शायद फिर उसके अगले ओवर में उन्होंने फिर से 1 विकेट लिया। उन्होंने केकेआर की रीड तोड़ के रख दी। बताइए इसके बारे में। ये देखिए, रविंद्र जडेजा की बात होती है तो मुझे संजय मांजरेकर का वो बयान याद आता है कि ये कट एंड पीसेस वाले प्लेयर हैं, कभी प्रदर्शन करते हैं कभी प्रदर्शन नहीं करते हैं। तो जैसे ही वो बयान आया उसके बाद रविंद्र जडेजा ने कंसिस्टेंट होकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। तो ये एक ऐसा खिलाड़ी है जो क्रिटिसिज्म को भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देता है और तरीके से खेलने की क्षमता रखता है। खैर, रविंद्र जडेजा एक पुराने प्लेयर हैं, टीम इंडिया के लिए भी खेले हैं और सीएसके के भी कप्तान रह चुके हैं। कप्तानी में अच्छा नहीं हुआ लेकिन अच्छा खेला। रविंद्र जडेजा के बारे में आप एक या दो मैच के ऊपर यह नहीं कह सकते कि उन्होंने प्रदर्शन नहीं किया या प्रदर्शन नहीं हो रहा है। वह लगातार खेलते आ रहे हैं, अच्छा प्रदर्शन किया है उन्होंने, और वह अपनी परिस्थितियों के अनुसार कभी भी अच्छा प्रदर्शन करने का मादा रखते हैं। एक या दो मैच खराब किसी के भी हो सकते हैं। हम 2-3 मैचों से लगातार उनको देख रहे थे कि वो आते थे, पारी को एंकर करने की कोशिश करते थे, क्योंकि जो 2 मैच हम लास्ट में उनकी बात कर रहे हैं, उसमें सीएसके की जो ओपनिंग थी, वो नहीं चली थी। शिवम दुबे के अलावा कोई भी बल्लेबाज रन बनाने में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था। तो वहां पे रविंद्र जडेजा के ऊपर आके दबाव आ जाता था कि आप संभालिए पारी को। इसलिए रविंद्र जडेजा को वहां पे स्ट्राइक रेट भी कम होता था और वो दबाव में एक जो निखर के सामने आने चाहिए वो चीज नहीं आ पा रही थी, क्योंकि आपको बॉल्स भी ज्यादा नहीं मिलती हैं और फिर वो दिक्कत आने लगती है। लेकिन आज के मैच में उन्हें पिच भी मददगार मिली, उसके साथ ही उन्हें कंडीशन भी मददगार मिली। फिलिप सॉल्ट का आउट होना, उसके बाद वो 7वें ओवर में आके सीधा 2 विकेट ले लेना, वो उनके लिए आज दिन अच्छा था, वो वाली बात भी है। और साथ में उनकी जो किशन ने बोला कि 90 और 100 के बीच की जो स्पीड बॉल थी वो पिच के ऊपर और सही से वो सही जा रही थी। तो दिन भी अच्छा था और लेंथ भी अच्छी थी और वो अच्छे बॉलर तो हैं ही, तो तीनों चीजें उनके पक्ष में थी। सचिन, सचिन मेरा ये शायद हाँ मेरा आखिरी सवाल है, उसके बाद मैं ओपेन को दूंगा। ये बताइए कि क्या आज श्रेयस अय्यर की कप्तानी में आपको कोई कमी नजर आई? क्योंकि जब बैटिंग करने आए सीएसके के ओपनर्स, तब ये हुआ कि क्या एक एंड से आप स्पिनर को वो करवा सकते थे, बॉल फेंकवा सकते थे? देखिए, कमी तो है क्योंकि स्पिनर्स को मुझे लगता है कि एक एंड से बॉल फेंकवानी चाहिए थी। और देखिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर की कप्तानी में कमी रही है, क्योंकि बॉलिंग उस हिसाब से उन्होंने नहीं चलाई है जो कि एक कप्तान को चलानी चाहिए। क्योंकि स्पिनर्स मुझे लगता है कि शुरुआत में अगर वो जल्दी एक एंड से चलाते तो कहीं ना कहीं चेन्नई
के बल्लेबाजों पर दबाव आता और अगर हमको शुरुआती में ही अगर 2-3 विकेट देखने को मिलती तो यकीनन मैच का परिणाम कुछ और भी हो सकता था। अगर लगातार अंतराल में विकेट गिरती तो चेन्नई का भी वो हाल हो सकता था जो केकेआर का हुआ। हर्षित जी ये बताइए कि जो सुनील नारायण है, वो आपने उनको कई टी20 लीग्स में देखा होगा कि ओपनिंग बॉलिंग वो खुद भी करते हैं। लेकिन आज केकेआर की टीम ने उनको नहीं उतारा, लेकिन दूसरे स्पिनर को उतारा जिन्होंने ज्यादा एक्सपेंसिव हो गए उनके पहले ओवर में। क्या नारायण आज एक एक्सपेक्टर हो सकते थे केकेआर के लिए? कुछ कुछ मदद कर सकते थे वो रन रोकने के लिए? बिल्कुल। और दुनिया की लीग में भी और आईपीएल में भी सुनील नारायण का पहले पहले मतलब पहले जब गंभीर यूज करा करते थे, और यान मॉर्गन ने बीच में यूज किया है, तो वो उनका बहुत पहले भी कई बार यूज किया है जब कंडीशंस ऐसी हो जाती थी कि मैच फंसाना है या फिर वो करना है। आपके पास वर्ल्ड क्लास स्पिनर है जिसकी मिस्ट्री से आज भी लोग आज भी बल्लेबाज समझ नहीं पा रहे हैं। और ऐसी कंडीशन में जब आपके स्कोरबोर्ड में रन कम है तो आपको अपने सबसे बड़े हथियार को सबसे सामने रखना चाहिए था। मिचेल स्टार्क काम नहीं कर पा रहे हैं। यदि मिचेल स्टार्क का फॉर्म अच्छा होता तो शायद 1-2 विकेट वो चटका देते, लेकिन जब मिचेल स्टार्क परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, आप पिछले कुछ मैचों से देख रहे हैं, तो बिल्कुल आपको अपने सबसे बड़े हथियार को सामने निकालना था। और यदि शायद सुनील नारायण 1-2 विकेट ले जा लेते तो शायद वो ऋतुराज गायकवाड़ की बात सच हो जाती कि मैच मतलब पिच जो थी ट्रिकी थी। और यह मतलब चेन्नई के लिए फिर चीजें मुश्किल हो जाती, क्योंकि जब विकेट गिरते हैं ना तो सामने वाली टीम प्रेशर में आती है और फिर दिक्कतें होना शुरू हो जाती हैं। और यदि कहीं से यदि एमएस वो अपने शिवम दुबे का विकेट आपको मिल जाता तो फिर चीजें और चेन्नई के लिए मुश्किल होती, क्योंकि उनका बैटिंग लाइनअप का जो मिडिल ऑर्डर है और एंड है उतना अच्छा करता दिख नहीं रहा था। तो ये पहला बहुत अच्छा मूव होता सुनील नारायण के, यदि आप ऊपर बॉलिंग करवाते। तो ये गलती मैं भी मानता हूँ कि हुई है। आपके पास बीच में स्पिन करने के लिए वरुण चक्रवर्ती थे, तो बिल्कुल करवाना चाहिए था सुनील नारायण का को प्रयोग करना चाहिए था। आप अंकुल सुधाकर राय कर रहे हैं, ये तो मुझे सही नहीं लगा। ये करना ही था तो वरुण चक्रवर्ती थे, उन्हें कर लेते। तो बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ। जी बताइए किशन। मेरा आपसे ही एक सवाल है कि हमने चेन्नई की जब चेज हम देख रहे थे, हमने देखा कि बीच के ओवरों में जब भले ही चौके नहीं आ रहे थे तो वो रनिंग बिटवीन द विकेट्स काफी शानदार तरीके से कर रहे थे। जहाँ सिंगल्स है वहां पे फील्डर्स पे दबाव डाल के 2 रन ले रहे थे। क्या आपको लगता है कि जब कोलकाता की बैटिंग चल रही थी और बीच में हमने देखा कि बिल्कुल एकदम रन आने बंद ही हो गए थे, कि ना तो सिंगल्स आ रहे हैं ना कुछ आ रहा है, डॉट पे डॉट हो रही है, क्या वहां पे एक बेहतर एप्लीकेशन हो सकता था किस चीज का? रनिंग बिटवीन द विकेट्स का? क्योंकि हमने देखा है कि बल्लेबाज हमेशा चौके छक्के पर निर्भर रहते हैं, तो वो जो प्रेशर है वो उसमें 2-3 लेयर और जुड़ जाते हैं। तो क्या वहां पे एक चूक हो गई? हाँ बोल सकते हैं रनिंग बिटवीन द विकेट्स होना चाहिए था, ठीक। लेकिन मुझे नहीं लगता, देखिए जैसे कि आप बड़े ग्राउंड की बात करते हैं, जैसे हम मेलबर्न की बात करते हैं, वहाँ चौके छक्के नहीं लगते, तो जो वो है आपके जो बैट्समैन है वो 2-2 3-3 रन दौड़ कर ही मैक्सिमम रन बनाते हैं। तो अगर यहाँ की बात की जाए तो यहाँ की फील्ड की सजावट भी एम एस धोनी और ऋतुराज गायकवाड़ ने काफी अच्छी की थी। जिस तरीके से वो बॉल मार रहे थे, हर जो बॉल है आपके ज्यादातर आपके फील्डर के पास जा रही थी। तो मुझे लगता है, या फिर आपको ये भी करना चाहिए था कि आप अगर श्रेयस अय्यर आपको खेल रहे हैं, अगर आपको पहले ही पता चल गया कि आपकी इनिंग आगे आने वाले टाइम में धीरे होने वाली, आप बड़ा टारगेट नहीं दे सकते, तो आपको ये करना था कि आपका जो पार्टनर है, जो बैटिंग पार्टनर है, जैसे वेंकटेश अय्यर हो गए या जो रमनदीप सिंह हो गए या रिंकू सिंह हो गए, ये जो आ रहे थे उनको थोड़ा एग्रेसिव शॉट खेलने की जरूरत थी। आप अगर देखेंगे तो वेंकटेश अय्यर भी 8 बॉल खेले हैं, उसमें कोई चौका छक्का नहीं है। वही अगर रमनदीप की बात की, उन्होंने 12 बॉल खेले, तो वही अगले रिंकू सिंह ने 14 बॉल खेले। तो ये हो सकता था, आप ये एक ऑप्शन ट्राई कर सकते थे कि श्रेयस अय्यर आखिरी तक खेले, जो उन्होंने खेला भी है। और जो उनके साथ जो जो साथी बैट्समैन है जो पावर हिटर के रूप में कहलाते हैं, उनको ये करना चाहिए था, चार्ज करना चाहिए था। ठीक। जी मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आखिर आज कोलकाता अपना पहला मैच हार गई। जो कोलकाता के फैंस नहीं होंगे वो बहुत खुश होंगे। खैर कोलकाता के साथ ये अच्छा क्या हुआ आज के मैच में? बाकी कमियां भी कई रही, खिलाड़ियों से रन भी नहीं बने।
किशन, मैं आपसे पूछूंगा कि आखिर आज के मैच में कोलकाता क्या प्लस पॉइंट लेके जाए कि ठीक है आज कोई चीज अच्छी नहीं हुई तो कम से कम एक चीज ये मिली हमें कि ये अच्छी है। जी देखिए, अगर चूंकि ये मैच बहुत ही खराब रहा उनके हिसाब से जिस तरह से वो खेलते आए हैं इस टूर्नामेंट में, लेकिन अगर कोई चीज, अगर आप एक सिल्वर लाइनिंग की बात करें, तो सुनील नारायण का फॉर्म हमने पिछले सीजन्स में देखा है कि उन्होंने आक्रामक पारियां खेली हैं और खासकर आरसीबी के खिलाफ ही खेली हैं। लेकिन उसके अलावा उनकी पारियां उतनी हमको दिखी नहीं, लेकिन इस सीजन में खासतौर पे वो निरंतर तौर पे लगातार वो आक्रामक शैली हमको देखने को मिली है। और इस सीजन में आपको बता दें कि उन्होंने पावर प्ले में सबसे तेज गति से रन बनाए हैं और पिछले 3 मैचों से लगातार रन बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कलकत्ता के पास जो एक ओपनिंग की समस्या इस वक्त थी, वो अब सुलझ सी गई है। लेकिन एक दिक्कत और भी बड़ी नजर आ रही है, जो लोगों का ध्यान उस पर होना चाहिए, वो मिचेल स्टार की फॉर्म है। आपने उनको इतने पैसे देके खरीदे हैं, और वो आप ऐसे रडार के नीचे नहीं रख सकते उसको कि चलिए एक मैच हो गया, 2 मैच हो गया। आपके स्ट्राइक बॉलर हैं और वो उनसे आप उम्मीद करते हैं कि जब वो पहला ओवर पहली गेंद लेकर आए तो एक दबाव का माहौल हो। लेकिन हमने देखा है कि रन्स जो है वो लगातार लीक हो रहे हैं और विकेट भी नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक चिंता का सबब है, जो भले ही वो टेबल टॉपर से है या फिर उससे नहीं फर्क पड़ता, लेकिन जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा, पिचेस और स्लो होंगी, तो ये दिक्कत हो सकती है। जी बिल्कुल। एक केकेआर के लिए एक बॉलर ने गेंदबाजी की, वैभव शर्मा, अरोरा। सॉरी वैभव अरोरा। वैभव अरोरा की जो गेंदबाजी रही वो केकेआर के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रही। उनको वरुण चक्रवर्ती को अगर छोड़ दिया जाए तो सबसे कम इकोनॉमी अगर किसी का रहा तो वैभव अरोरा का रहा। उन्होंने विकेट भी लिए 2। तो इसके लिए केकेआर कैसे देखेगी इसको कि खिलाड़ी अच्छा है या फिर पिच के हिसाब से वो बॉलिंग हुई। सजल, आपसे सवाल है मेरा। जी। देखिए, सबसे पहली बात तो ऐसी है कि वो बॉलिंग बॉलर को हमेशा ये देखा जाता है कि जब वो बॉलिंग करते हैं तो वो किस किस फेज में बॉलिंग कर रहा है। और मुझे लगता है कि एक ऐसा फेज था जब जो आपके ऋतुराज गायकवाड़ है तब मार रहे थे। और इस तरीके की बॉलिंग करना आपके लिए काफी मतलब कि फायदेमंद है और खुद के जो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। हालांकि लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा भी नहीं है कि जो सीएसके की जो टीम है वो आपको धुआंधार पारी खेलते हुए नजर आई होगी। आपने अगर ऋतुराज गायकवाड़ को देखा है तो ऋतुराज गायकवाड़ एकदम आराम से शॉट खेल रहे थे, उनको कोई जल्दी नहीं थी। उनके उनको ये पता था कि हमारे पास रन का जो टारगेट है ज्यादा नहीं है, हम धीरे धीरे खेलेंगे तब भी वहां पहुंच जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता इनका जब अगर आप वैभव अरोरा या फिर और किसी बॉलर की बात करें जिनका जैसे वरुण चक्रवर्ती हो गया, उनके अगर आप इसके बारे में इकोनॉमी के बारे में बात करें तो मुझे लगता है ये तब टेस्ट होगा जब जो पिच है वो ज्यादातर बैटिंग को मदद करेगी। और यहाँ पर तो वैसे भी कोई धुआंधार पारी नहीं खेली। तो मैं अभी इस मैच के बिहाफ में असेस नहीं कर पाऊंगा या बता पाऊंगा कि वो किस तरीके के बॉलर। हालांकि उन्होंने बॉल अच्छी डाली है। जब आपके मिचेल स्टार्क 9 9.5 के रन रेट से मार खा रहे हैं और वही आपके अनुकूल रॉय भी है जिन्होंने 10-11 के औसत से रन दिए हैं। तो अगर इस बीच में अगर कोई ऐसा बॉलर आते हैं जो जिन्होंने कम इकोनॉमी से बॉल किया तो वो काफी अच्छी बात है टीम के लिए भी और खुद के कॉन्फिडेंस के लिए भी। जी बिल्कुल। सचिन, मेरा आपसे सवाल रहेगा कि हम और आप दोनों ही कहते हैं कि धोनी को ऊपर आना चाहिए, ऊपर आना चाहिए। आज रन कम थे, बॉलें भी कम थी, और फिर धोनी भी ऊपर जल्दी आ गए। लेकिन लास्ट में उन्हें बॉल 3 ही खेलने को मिली और एक भी चौका छक्का नहीं लगा। तो धोनी की जो फैंस होंगे उनके लिए तो निराशा की बात होगी कि थाला का शॉट मारते हुए नहीं देख पाए, लेकिन एक ही रन मिला। तो आपको क्या लगता है कि अजिंक्य रहाणे को ऊपर भेजा जाना चाहिए था कि ठीक है भाई तुम्हारा भी फॉर्म नहीं है, तुम भी जाके ट्राई कर लो, शायद एक शॉट लग जाए, लोग तुम्हें भी खुद देख के खुश हो जाए। देखिए, मैं खुद ना बहुत हैरान हूँ इस चीज को लेकर, क्योंकि कभी तो हम ये लोग हम भी कभी तो क्रिकेट फैंस कहते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी भविष्य में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ऐसी सिचुएशन थी तो समीर रिजवी को ऊपर भेजा जाना चाहिए था, क्योंकि देखिए ऐसी पिच जो स्लोअर पिच होती है कभी कभार देखने को मिलती है ज्यादातर चेन्नई में, क्योंकि देखिए और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम भविष्य के लिए देख रहे हैं तो समीर रिजवी को ऊपर भेजा जाना चाहिए था, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में वो थोड़े से और निखरेंगे, क्योंकि उनको 4-5 बॉली अगर खेलने को मिलती तो कहीं ना कहीं उनका टेस्ट होता। और महेंद्र सिंह धोनी का आना मुझे तो उस पर सही नहीं लगा, क्योंकि देखिए जब दिल्ली का मैच फंसा हुआ था, जब अब बल्लेबाजी करने नहीं आ रहे हैं, कहीं ना सचिन, कहीं मुझे लग रहा है कि उन। मैं इंटरप्ट हाँ जी, करना हाँ चाहता हूँ। जी। मुझे लगता है कि सुनील नारायण का ओवर हो चुका था तब एम एस धोनी आए, तभी एम एस धोनी आए।
क्योंकि ये सुनील नारायण के खिलाफ MS धोनी का उतना अच्छा कोई परफॉर्मेंस नहीं है। जी बताइए आगे। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली के खिलाफ जब टीम को जरूरत थी तब तो धोनी नीचे आए। अब जब आपके पास ओवर्स थे, 2-2.5 ओवर्स बचे हुए थे, तब भी लेकिन आप ऊपर आ गए कि नहीं, लास्ट में छक्का मार के मैं ही धोनी जिताऊंगा। फिर वो धोनी के लगा बारे नहीं में वो वाली सचिन चीज। सचिन अच्छे से बता सकते हैं धोनी के बारे में। जी, देखिए सचिन कंटिन्यू कंटिन्यू मैंने करिए। मैंने किसी यूट्यूबर को सुना था कि धोनी के मन में डर है कि अगर मैं पारी खेलने जाऊंगा और अगर टीम हारती है तो कहीं ना कहीं वो जो उसका एक पूरा टीम का जो एक मैनेजमेंट का वो रहेगा ना छप्पू, वो आप पे धर दिया जाएगा। इसलिए कहीं ना कहीं देखिए वो दिल्ली के मैच में बल्लेबाजी करने नहीं आए, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनके मन में देखिए बड़े प्लेयर हैं, पर कहीं ना कहीं होता है कि अगर आप बल्लेबाजी कर रहे हैं, आपने पूरी गेंदें खेली हैं, फिर भी आप टीम को नहीं जीता पाए हैं, तो कहीं ना कहीं आप पर दबाव बनता है कि आप जिता नहीं पाए। पर आज के मैच में मुझे नहीं लगता कि 3-4 रन कुछ चाहिए थे और आप बल्लेबाजी करने आ रहे हैं। और अगर आप युवाओं पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो समीर रिजवी को भेजा जाना चाहिए था। जी बिल्कुल, रहाणे भी फॉर्म में नहीं है, उन्हें भी 4-5 बॉलें खेलने को मिल जाती, शायद एक छक्का लग जाता तो उनका कॉन्फिडेंस वापस आ जाता। नहीं, ये रहाणे धोनी के रहाणे बारे। इंजर्ड थे आज। अच्छा, रहाणे इंजर्ड हो गए, सॉरी, मैं भैया आपसे गलती हो ब्रांडिंग गया का इस बात। प्रेशर भी रहता है थोड़ा। हाँ, वही सचिन बात करते हैं कि उनके ऊपर ब्रांडिंग का प्रेशर है, इसीलिए लास्ट आईपीएल खेलने आए हैं कि बाल बढ़ा के, कि जैसे ओपनिंग की थी हमने अपने करियर की, वैसा ही इसको उपेंद्र, आगे करके। मेरा एक सवाल है कि पिछले कई सालों से हम सुन रहे हैं कि उनका लास्ट आईपीएल, क्या ये वाकई लास्ट आईपीएल है? देखिए, नंबर 7 थाला फॉर अ रीजन, हम कुछ नहीं कह सकते कि कब उनका लास्ट होगा, कब उनका फर्स्ट होगा। खैर, किसी दिन वो खुद ही अनाउंस कर देंगे कि ठीक है, आज मतलब हम अगले आईपीएल की तैयारी कर रहे होंगे, लोग सोचेंगे कि थाला आएंगे, लेकिन आईपीएल मैच के 2 दिन पहले थाला इंस्टा पे एक पोस्ट कर देंगे कि भाई देखो ऐसा है, कि थैंक यू, 1 साल पहले ही मुझे रिटायर मानने के केवल लिए। तो ऐसा मुझे एक मुझे फिर हमें मुझे वीडियो मिल लगता है जाएगा मुझे लगता है कि मैं कि पल दो जैसे पल का साथी हूँ। इंडिया की कप्तानी जब उन्होंने छोड़ी थी, लेकिन उसके बाद भी 2 या 3 साल वो खेलते रहे। ये बोल के खेलते रहे कि मैं विराट कोहली को सिखा रहा हूँ ऐसा करके। तो मुझे लगता है कि अभी ऋतुराज गायकवाड़ को अभी और ग्रो एक करना है। वर्ल्ड कप तो खेल ही हाँ। सकते हैं अभी वो। मतलब अभी ले जाओ डेफिनेटली ले नॉट जाओ। समझे। हाँ, डेफिनेटली नॉट। एक बार और, मतलब एक एक बार कर करके चेन्नई ने 3-4 बार और आईपीएल जीत लेना है, कि इस बार माही के लिए जीतना है, हमें 2018 से जीतते आ रहे हैं वो माही के लिए। खैर, नहीं नहीं, मैं अगले साल। जैसा कि देख पा रहा हूँ कि उपेंद्र जी टाइम बड़ा कम है, तो एक मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ शिवम दुबे जी को बिल्कुल। लेके। जी उनके बड़ी बातें होती थी जब भी उन्होंने चेन्नई में रन बनाए थे पिछले साल भी, तो एक हमेशा से उन पे सवाल रहता था कि उनकी जो फीट मूवमेंट है, उनका जो बाउंसर के खिलाफ गेम है, काफी खराब है, इसकी वजह से उनको टीम में वो जगह नहीं मिलती। लेकिन हमने इस बार देखा है कि वो स्पिन के खिलाफ भी उनके जो कदम है वो अच्छे से आगे पीछे हो रहे हैं, और बाउंसर पे भी उन्होंने काफी काम किया है। हालांकि अभी भी वो 100% नहीं है, लेकिन फिर भी पिछले सीजन से बेहतर है। क्या आपको लगता है कि वो जब फ्लाइट उड़ेगी तो उसमें शिवम दुबे की एक सीट पक्की है? देखिए, शिवम दुबे, अब सबसे देखना होगा कि हमें सबसे पहले किस भूमिका में जाएंगे। अगर बड़े नामों के साथ टीम जाती है, बड़े नाम उसमें जाते हैं, जैसे केएल राहुल हुए, विराट कोहली, रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, शुभमन गिल, कई नाम ऐसे हैं जो उस लिस्ट में जाने को तैयार बैठे हैं। लगातार वो भी रन बना रहे हैं। खैर, स्ट्राइक रेट उतना अच्छा हमें नहीं लग रहा है। भारतीय फैंस, सबसे बड़ी बात है कि वो इस बारे में बात कर रहे हैं कि इन खिलाड़ियों का स्ट्राइक रेट इतना अच्छा नहीं है कि ये टीम में जाने लायक है, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार 13 में हम चैंपियनशिप जीते थे आईसीसी की, उसके बाद कोई चैंपियनशिप नहीं जीते हैं, 24 होने को है, हो ही गया है। तो शिवम दुबे के साथ ये दिक्कत है कि शिवम दुबे अगर खेलेंगे तो उनको एक बॉलिंग ऑप्शन के रूप में भी देखा जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप T20 वर्ल्ड कप में कोई इम्पैक्ट प्लेयर का रूल नहीं है कि आप आएंगे केवल बैटिंग करेंगे, उसके बाद आप डग आउट में जाके बैठ जाएंगे। आपको वहां पे बॉलिंग भी करनी पड़ेगी। क्या शिवम दुबे आपको एक बॉलिंग ऑप्शन देते हैं? और फिर दूसरी बात ये होगी कि वो किसकी जगह जाएंगे। आप केवल 15 लोगों की टीम ले जा सकते हैं, और आपके पास पहले से ही इतने बैटर और बॉलर और ऑलराउंडर हैं कि आपको हार्दिक पांड्या हैं, रविंद्र जडेजा हैं, और ऊपर से लेके नीचे तक 4-5 आपके पास बैट्समैन हैं। तो किसकी जगह ले जाएंगे? या तो आपको कोई बड़ा नाम हटाना पड़ेगा लिस्ट से, कि आप केएल राहुल को हटाने के लिए तैयार हैं जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, वो और सबसे बड़ी बात है कि पंत वापस आ गए हैं। तो अब एज अ विकेट कीपर बैट्समैन आप केएल राहुल को ले जाएंगे या फिर पंत को ले जाएंगे? अगर आप दोनों को ले जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं वो एक जगह खाली होती है। आप 20 सदस्यीय टीम नहीं ले जा सकते। तो शिवम दिनेश दुबे, कार्तिक आएंगे। दिनेश लेकिन कार्तिक भी लास्ट में शॉट्स मारने लग जाते हैं, लेकिन शिवम दुबे देखिए बैटिंग अच्छी कर रहे हैं वो,
टीम में जगह बनती है उनकी, लेकिन दिक्कत वही है कि सिलेक्टर के लिए सिरदर्द वाली बात है कि आप किस नाम को हटाएंगे, क्योंकि एक टीम सिलेक्टर के दिमाग में कहीं ना कहीं होगी। हमारे पास ऑलराउंडर्स की भी कमी नहीं है, बैट्समैन की भी नहीं है, और बॉलर्स की भी कमी नहीं है। शिवम दुबे की सीट पक्की होनी चाहिए उसमें, क्योंकि वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, वो आते हैं शॉट्स मारते हैं एक टी20 के बैट्समैन की तरह। लेकिन तब भी किस नाम को हटाएंगे आप, सवाल वहां है। जी सैयद। लेकिन मैं आपको आपको बता दूं कि ये शिवम दुबे बस नहीं है लिस्ट में। उनके ऊपर एक नाम रिंकू सिंह का भी है। उनका भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि वो कहाँ फिट हो सकते हैं। तो वैसे अब तो ये देखेंगे हम आगे जब स्क्वाड अनाउंस होगी। इससे पहले मैं एक आखिरी सवाल पूछ लेता हूँ आप सभी लोगों से कि देखिए फाइनल इसी स्टेडियम में खेला जाना है। और आज जिस तरीके से मैच हुआ एक टिपिकल जो चेन्नई की पिच होती है उस तरीके से आज मैच हुआ। तो जो आने वाली टीमें हैं कहा तो यही जा रहा है कि सीएसके फाइनल तक पहुंच जाएगी फाइनल के आसपास तक। तो आने वाली टीम जो इस मैच से क्या सीख लेगी आप ये बताइए किशन। जी देखिए, इसके दो पहलू हैं। पहला ये कि क्या जो फाइनल यहाँ पे होगा तो वो किस विकेट पे होगा। यहाँ पे कई विकेट हैं कि क्या एक विकेट को बचा के रखा जाएगा अंत तक कि सिर्फ उसे फाइनल खेला जाए, या फिर उन विकेट्स पे लगातार मैच होते रहेंगे। और अगर मैच होते रहे और पिच ऐसे स्लो होती रही तो कहीं ना कहीं बाकी टीमें जो उनके फास्ट बॉलर्स हैं उनसे उनकी नजरें हटके उनके स्पिन डिपार्टमेंट में आएंगी, और जहां पे वो अच्छी खासी एक्सपोज हो सकती हैं। खासकर जैसे आरसीबी की बात करें आप, उनके पास स्पिन डिपार्टमेंट बस एक कोटे के नाम पे है। तो मुंबई इंडियंस की बात कर ले आप, तो कहीं ना कहीं इनकी दिक्कतें बढ़ने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इनको अभी से एक बेहतर अपने जो लिमिट्स है उस पर काम करने की जरूरत है। ठीक है स्थापक जी अगर आपका कोई सवाल है नहीं तो आप वाइंड अप कर सकते हैं। जी एक मेरा बस क्वेश्चन मेरा एक था। ही। हाँ हाँ। जी हर्षित। 2007 वर्ल्ड कप में सौरभ गांगुली, सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ ने टी20 वर्ल्ड कप से में जाने से मना कर दिया था और नए युवाओं को मौका दिया था। तो क्या मतलब जिसे सही लगे आंसर दे सकते हैं, क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली को ऐसा करना चाहिए कि खुद बैकआउट हो जाएं और नए लोगों को मौका दें? तिलक वर्मा एक और लिस्ट में, एक और नाम जो रिंकू सिंह के बाद है, मैं तिलक वर्मा की बात भी करूंगा। तो ये प्रश्न है, जिसे सही लगे आप आंसर दें। क्या आपके इन्हें पास बैकआउट करना आपके चाहिए पास और नए अभिषेक युवाओं को शर्मा भी मौका है। देना? अभिषेक शर्मा भी आपके पास है। अभिषेक शर्मा भी बहुत अच्छे ओपनिंग का। ठीक है 10-10 सेकंड का लेते सबसे पहले देखिए मुझे लगता है कि अगर नहीं लेकर जाए और हार गए तो डायरेक्टली ये कहा जाएगा कि यार अपने सीनियर प्लेयर्स को लेकर गए और नहीं लेकर गए और हार गए। और लेकर अगर गए और हार गए तो ये इंडियन टीम के लिए मेरे को लगता है कि अच्छा होगा आगे के लिए, क्योंकि उस वक्त शायद आपके कोहली हट जाएंगे, रोहित शर्मा चले जाएंगे और फिर एक नई टीम बन जाएगी। तो मुझे लगता है कि जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब यंग प्लेयर्स है उनको गाइडेंस की जरूरत है इन बिग टूर्नामेंट्स में। और आप ऐसे यंग टीम को नहीं लेकर जा सकते जो कि एक इनएक्सपीरियंस है। किशन जी आप बताइए। जी देखिए, मेरा मानना है कि जो टीम मेरा मानना क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो टीम जाएगी मुझे लगता है उसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा एक एक्सपीरियंस उनका रोल रहेगा, और उनके इर्द गिर्द जो युवा टीम है वो जाएगी इस बार वर्ल्ड कप में। तो ये सिंपल से ही रहने वाला है, इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई अभी बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। ठीक है सचिन जी। हाँ देखिए, मैं किशन से सहमत हूँ बिल्कुल। और देखिए, टीम में एक्सपीरियंस चाहिए चाहिए। रोहित और विराट कोहली देखिए एक्सपीरियंस लेके आते हैं। और देखिए, और जो नई युवा टीम है उनको एक्सपीरियंस खिलाड़ियों के साथ मदद मिलेगी। तो दोनों को जाना चाहिए, और देखिए जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि जय शाह ने क्लियर कर दिया है कि रोहित शर्मा कप्तानी करेंगे। तो दीपक जी आप बताइए फिर वाइंड अप कर जी दीजिए। देखिए 2007 में जो वर्ल्ड कप हुआ था उस टाइम पे टी20 क्रिकेट बहुत नया था। 2007 में ही टीम इंडिया वर्ल्ड कप हार के भी आई थी। तो उस टाइम की कंडीशंस अलग थी, लोगों के मन में टी20 को लेकर इतना ज्यादा क्रेज नहीं था, और तब तक आईपीएल भी शुरू नहीं हुआ था। तो जो क्रिकेटर्स थे वो टी20 को लेकर इतने ज्यादा जागरूक भी नहीं थे, उन्हें इतना इंटरेस्ट भी नहीं था। तो बीसीसीआई ने उस टाइम पर लालचंद राजपूत को भेज दिया था। ढंग का एक कोई कोच भी नहीं दिया था उन्हें, कि भेज दिया था चलो ठीक है खेल के आ जाओ। बीसीसीआई इस टी20 क्रिकेट में सहमत भी नहीं था। और आज की जो कंडीशन है, आज की कंडीशन बिल्कुल अलग है। आज टी20 क्रिकेट का बोलबाला है। और दूसरी बात कि आप केवल आईपीएल की परफॉर्मेंस के आधार पर वर्ल्ड कप के लिए टीम नहीं भेज सकते।
वेंकटेश अय्यर का नाम है। वेंकटेश अय्यर ने आईपीएल में बेस्ट परफॉर्मेंस किया केकेआर के लिए, उसके बाद वो इंडियन टीम में आए, लेकिन इंडियन टीम में जैसे ही वो आए उनका परफॉर्मेंस बिल्कुल डाउन हो गया। कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो आईपीएल की दम पे आए और आईपीएल की दम पे इंडियन टीम में का दरवाजा खटखटाया, उन्होंने इंडियन टीम में आए लेकिन चले नहीं। तो क्या आप सीधे आईपीएल से उठा के टीम को वर्ल्ड कप भेज देंगे? ऐसा नहीं हो सकता। आपको एक्सपीरियंस खिलाड़ी चाहिए। और ये भी मत भूलिए कि आईपीएल कहाँ होना है, आईपीएल वेस्ट इंडीज में होना है और यूएसए में होना है। वहाँ की पिच कैसी होंगी किसी को T20 नहीं वर्ल्ड पता। कप। जी, T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, सॉरी। तो इनको देखना पड़ेगा आपको, इन सब चीजों को बाद आप एकदम से पूरी नई टीम नहीं भेज सकते। जैसा सचिन ने और किशन ने बोला कि 2 खिलाड़ी जाएंगे मैन, उसके बाद 3-4 खिलाड़ी और ऐसे होंगे जो उस तरीके से होंगे, वैसा चलेगा। खैर ठीक है, धन्यवाद।